जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आपका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा होगा एंड आपका ये वीक भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। तो मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ पीआईबी के एनालिसिस की। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, पहली बार इस वीडियो तक आए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि हम करते क्या हैं। देखो, हम क्या करते हैं कि 5 डेज की पीआईबी के जो एनालिसिस है उसको एक दिन में कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो क्या होता है कि आपको पता है पीआईबी जो है वो बहुत सारे आर्टिकल्स लेके आता है हर दिन। अब उसमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जो यूपीएससी, मेनली यूपीएससी एंड पीसीएस की बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं पीआईबी के अराउंड देखे गए हैं, है ना, पीआईबी के आर्टिकल्स के अराउंड देखे गए हैं। तो मैंने क्या किया है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है पीआईबी के वो कंप्लीट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हर 5 to 6 डेज के अंदर आपके लिए पीआईबी के एनालिसिस लेके आता हूँ, जिसमें 1 घंटे का लेक्चर होता है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है 5 दिन के अंदर उन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। आप बहुत ज्यादा टाइम इस तरफ ना डालो, अपने कोर सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा डालो और आपका सब कुछ कवर भी हो जाए। तो अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वीडियो की स्पीड को 1.25, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, पेन टैब लास्ट क्लास में भी ऐसे ही होगा, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देंगे इसे। लगता है कुछ पानी वानी लग गया। 1.25 या 1.5 पे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझना कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज, हम देखेंगे कि कोई भी चीज न्यूज में है क्यों, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि अगर कोई भी चीज न्यूज में है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें वो पता होना जरूरी है, तो हम वो चीज कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर कोई भी टॉपिक आया, ठीक है, और उससे रिलेटेड चीज हमारे, मतलब कि वो जो न्यूज है वो किसी हमारे कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो जो भी स्टैटिक का पोर्शन है वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। जो भी कंटेंट रहेगा वो स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, मैं फालतू की कोई भी चीज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं लेक्चर के बीच में आपसे पूछूंगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करके बताना, ठीक है, कि जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस का आंसर। ओके, अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर की तरफ। अब देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक पायलट फेज पे एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, विच इज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, ठीक है। अब ये क्या है, हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएगा, ठीक है। कि ये जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज है क्या, किससे रिलेटेड है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में चीजें कैसे बदल जाती है, ठीक है। ये जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, ये आपके सिविल सर्विसेज के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने डिफेंस के एग्जाम के लिए और जितने पीसीएस के लिए। अब क्वेश्चंस डिफरेंट कैसे हो जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सिविल सर्विसेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट्स में, ठीक है, स्टेटमेंट्स में, जिसमें क्या होगा, देखो, जैसे क्वेश्चन पहले ही स्टेटमेंट आ गई कि जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज ये है, सेकंड स्टेटमेंट आ गई आपके पास कि इस मिनिस्ट्री ने, समझ लो कि इस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, फिर थर्ड कोई बजट एलोकेशन से रिलेटेड आ गया या उससे रिलेटेड ही कोई स्पेसिफिक डेट आ गया। इस तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर बनाती है। वहीं पे डिफेंस एंड पीसीएस में थोड़ा सा क्या होता है कि कई स्टेटमेंट्स होती है, बिल्कुल मतलब कई क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट्स वाले, बिल्कुल, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज इज रिलेटेड टू, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन वही है, पूछने का तरीका अलग, ठीक है। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले आपको समझना है मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, मींस जो आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं, है ना, आप इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देखते होंगे एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, है ना, वहां के जितने भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनको क्या बोला गया है कि आप 1 से लेके 3 मिनट तक की वीडियोस बनाए। किसकी वीडियो बनाए? जो भी इंडिया का लोकल कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उससे रिलेटेड आप वीडियोस बनाए। अब उसे पोस्ट कहाँ करना है? क्या आपने किसी प्लेटफॉर्म पे करना है? नहीं, उसको करना है वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर भी एक सेक्शन है माई वेव्स का, वहां पर अपलोड करना है और उसके बेसिस पे जिसकी भी वीडियो सबसे अच्छी होगी उसको प्राइज मिलेगा, है ना। अब वो प्राइज क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल
पर अगर कोई वीडियो बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको इनिशियल फेज में कवर किया गया, मतलब इन रीजन्स में ही होगा। तो क्वेश्चन घुमाया कैसे जा सकता है कि जब इसको स्टार्ट किया गया तो ऑल ओवर इंडिया में इसे स्टार्ट किया गया नहीं, कुछ पर्टिकुलर जगहें ढूंढी गई और वहां पर इसे स्टार्ट किया गया, वो यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट नहीं किया गया, कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस हैं वहां पे किया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अवार्ड दिया जाएगा इट इज ऑफ 50,000, 20 अवार्ड्स दिए जाएंगे, हर एक अवार्ड पे 50,000 दिया जाएगा। टोटल अवार्ड्स की कॉस्ट नहीं है, एक अवार्ड पर 50,000 दिए जाएंगे। वहीं पर अगर स्टेट लेवल पे वो अवार्ड दिया जाएगा जब, तो 2 लाख उसकी मतलब कि कैश अमाउंट होगी, कैश प्राइज होगा। एंड अगर वो नेशनल लेवल पे है तो 5 लाख रुपीज। मतलब कि आपको एक बात समझ में आ गई कि मैं आपको इसलिए ये ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पर आपको वो घुमाते हैं। ठीक है, मेनली सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बोला जाएगा कि अवार्ड की जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है इट इज 10 lakhs। बट क्या ऐसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डिफरेंट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अलग अलग अमाउंट है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, सब पर अलग अलग अमाउंट है, ये आपको ओवरऑल आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से 3 मिनट की वीडियो है। ठीक है, और जो मतलब कि एंट्रीज को एक्सेप्ट किया जाएगा वो कब किया जाएगा, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2026 तक। मेनली आपको बस इतना पता होना चाहिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज है क्या, वो अब आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा गया है कि 5 न्यू स्पीशीज पाई गई हैं एलोग्राफा की। ठीक है, कहाँ से, वेस्टर्न घाट से। चलो एलोग्राफा की हमें वेस्टर्न घाट से मिली, बट क्वेश्चन ये है कि हमें पता होना चाहिए एलोग्राफा क्या है भाई। ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता एलोग्राफा क्या है और क्वेश्चन यही आ गया कि ये एलोग्राफा है, एलोग्राफा क्या है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए एलोग्राफा क्या है, फिर हम देखेंगे स्पीशीज कौन कौन सी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एलोग्राफा है, जो एलोग्राफा है, ये एक्चुअल में एक जीनस है। मतलब कि बहुत ही देसी भाषा में बताऊं ना, तो एक टाइप का लिचन है, एक टाइप का लिचन। और ये जो लिचन्स है, इन्हें फॉर्म किसने किया, इन्हें फॉर्म किया फंगाई ने, इसलिए इन्हें लिचन फॉर्मिंग फंगाई भी बोला जाता है। एज सिंपल एज दैट, फिर से बता देता हूँ। एलोग्राफा एक टाइप का लिचन है। लिचन क्या होता है, आपने पत्थर के ऊपर इस तरीके की चीजें देखी होंगी ना। ठीक है, फंगाई क्या करते हैं, फंगाई क्या करते हैं, एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर एक जिसे हम कहते हैं लिचन्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो लिचन्स ऐसे दिखते हैं। आपने ये कहाँ कहाँ देखे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ तो शायद आप रिलेट कर पाए। आपने देखे होंगे जब आप माउंटेन्स पे, हिली रीजन्स पे जाते हैं, या फिर ऐसे रीजन में जाते हैं थोड़ा जहाँ पर फॉरेस्ट आपको मिले, तो वहां पर आपको पत्थर के ऊपर काई टाइप जमी हुई मिलेगी, है ना। अब काई इज डिफरेंट एंड लिचन इज डिफरेंट, बट एक आपके दिमाग में इमेज बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पेड़ के ऊपर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ये लिचन्स देखने को मिलेंगे। अब इनका कलर ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीनिश येलो भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक टाइप के एलोग्राफा है, ये एक टाइप का एलोग्राफ है। ठीक है, अब क्या है, आपको ये समझना है कि अब आपको ये पता चल गया कि एलोग्राफ है। अब आपको पता है कि लिचन्स जो हैं बहुत ही अच्छे एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर कहीं पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है ना, तो वहां पर आपको ये लिचन्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब हमने क्या देखा कि ये जो एलोग्राफा है, ये ये एक जीनस है इसी लिचन का। तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, ये भी एक एनवायरमेंटल इंडिकेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला भी गया है कि ये सिर्फ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे एयर में, वाटर में, सॉइल में, वहां पर आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए इन्हें बोला जाता है कि ये आपको बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज में ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, अब 5 जो न्यू स्पीशीज देखने को मिली है वो कौन सी है, एलोग्राफा कैरेलेंसिस। ठीक है, ये केरला के नाम पे रखा गया है इसका नाम। ठीक है, फिर ए नाइकेई, ये क्या है,
ये एक्चुअली एक इंडियन लिचेनोलॉजिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर संजीवा नायका, उनके नाम पर इस एलोग्राफा का नाम रखा गया है। तो ये 5 न्यू स्पीशीज मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी मिली है, ठीक है। फिर बाकी जो है वो कौन सी है, ए पैराकॉन्सैन ग्विनिया, ए परसिस्टेंस पेरा, ए सेमी कार्बोनस सटा। तो क्या है कि नाम बहुत मुश्किल है, मुझसे भी मुझे भी मतलब बोलने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो आपको याद नहीं रखना है बस। क्या होगा ना, जब आप 1 से 2 बार इसे पढ़ लेंगे, फिर 1 महीने बाद फिर से रिवाइज कर लिया, तो अब क्या होगा, आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा ऐसे-ऐसे जो नाम थे वो एक टाइप के एलोग्राफा थे, एलोग्राफा तो मुझे पता है क्या है। ठीक है? अब क्या है ना, जब आपको एग्ज़ाम में एक नई टर्म देखने को मिलती है, एलोग्राफा शायद आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, पर जब नई टर्म देखने को मिलती है ना, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में। बट आपने अब एलोग्राफा पढ़ लिया, अगर ये कहीं आपको दिख गया, तो एट लीस्ट आपको ये पता होगा ये एक टाइप का लिचन है, ठीक है? देसी भाषा में, ठीक है? साइंटिफिक ज़्यादा नहीं जाएँगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना? बट समझ में तो सबको आना चाहिए, तो देसी भाषा में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है? भारत 6G अलायंस एंड स्पेक्ट्रम रोड मैप फॉर 6G इन इंडिया, ठीक है। इस टाइप की एक न्यूज आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने ये आर्टिकल वहां पे ऐड किया था, तो ये क्या है इसे हम देख लेते हैं। अब आपको पता है, देखो क्या होता है, 4G आया तो एक नया रोड मैप बनाया गया 5G के लिए, 5G अभी चल रहा है तो एक नया रोड मैप बनाया गया 6G के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं कि अपने जो स्पेक्ट्रम है टेलीकम्युनिकेशंस का, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। जब 6G आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो फिर सेम चीज 7G के लिए करी जाएगी, है ना। तो कुछ नया नहीं है, क्या है कि भारत 6G अलायंस एक्चुअल में एक स्पेक्ट्रम रोड मैप है ना, कि किस तरीके से हम 6G को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ एट पार लेके आ सकते, ठीक है। वही यहाँ पर हमारा क्या है, वही यहाँ पे हमारा मोटिव है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन का स्ट्रैटेजिक प्लान है, वो यहाँ पे तैयार किया जाएगा भारत 6G अलायंस। अभी ये देखा गया कि 90 से ज्यादा मेंबर्स हो चुके हैं इसमें। कौन कौन, मतलब कोलिशन बोला है, अलायंस है, तो कौन कौन इस अलायंस का पार्ट है, तो इंडस्ट्री हो गई, एकेडमिक एकेडमिया लेड कोलिशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, और रिसर्च बॉडीज है। रिसर्च बॉडीज तो हर जगह होंगी, R&D इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक कोई भी न्यू चीज कैसे डेवलप होगी, है ना। तो वो तो हर जगह ही होगा। फिर इसमें 7 फंक्शनल डोमेन्स के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें से मेन डोमेन है 6G टेक्नोलॉजी, फिर स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि कैसे बैंडविड्थ को भी इंक्रीज किया जा सके ना, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी की कैसे, जो भी हम न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हैं वो आपको पता है कि वो मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर 6G टेक्नोलॉजी जब लेके आई जा रही है, तो उसमें से एक डोमेन ये भी है कि उसे ग्रीन सस्टेनेबल बनाना है, ठीक है, कि वो ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट को हार्म करे। डिवाइसेस चिप्स पे काम किया जाएगा, इंटरनेशनल आउटरीच बढ़ाई जाएगी। हम ऐसा चाह रहे हैं कि जब हम 6G डेवलप कर लें, तो हम उसकी सप्लाई चेन भी क्रिएट कर पाए, है ना। अपने कंट्री में तो हमने अपने आप को तो समझ लो कि सस्टेनेबल बना लिया, अपने लिए तो हमने क्या किया, अपने लिए तो हमने टेक्नोलॉजी हम लेके आ गए। बट वो देश जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां तक हम ये टेक्नोलॉजी पहुंचा पाए, सेल कर पाए, सप्लाई चेन क्रिएट कर पाए, वो भी इसका एक मोटिव है, ठीक है, इस अलायंस का एक मोटिव है। डोमेस्टिक इनोवेशन तो ऑब्वियसली हमें इंक्रीज करनी है, कोर ऑब्जेक्टिव जो है। सप्लाई चेन क्रिएट करनी है क्रॉस बॉर्डर, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और ये बोला गया है कि एटलीस्ट 10% ऑफ द ग्लोबल 6G पेटेंट्स हमें बनाने हैं अपने नाम पर 2030 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें 3 गोल्स हैं हमारे, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मीडियम टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। यही आपकी लाइफ में भी गोल्स होने चाहिए, है ना। आज से 6 महीने बाद मुझे क्या अचीव करना है, आज से 1.5 साल बाद मुझे क्या अचीव करना है, आज से 5 साल बाद मुझे क्या अचीव करना है। और एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, मुझे रिटायरमेंट जब भी आप प्लान करते हैं 45 से 60 के बीच में, तो मेरे क्या गोल्स हैं, ठीक है। और उन गोल्स के ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना है। वैसे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ये 6G अलायंस है, उनके भी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो उन्हें 2025 यहाँ पे लिख दिया है, 2026 होगा। मीडियम टर्म गोल्स 2027 है,
ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स 2030 एंड बियॉन्ड। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स को यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा ताकि कोई भी हमें डिस्टरबेंस ना देखने को मिले सिग्नल्स में, है ना। साथ ही साथ नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स बनाने की यहाँ पे बात करी गई है कि जो भी नेटवर्क्स आप क्रिएट कर रहे हो वो सैटेलाइट के थ्रू हम तक पहुंच जाए, कोई टेरेस्ट्रियल टावर्स की जरूरत ना हो, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी जिस पे वर्क कर रही है। साथ ही डायरेक्ट टू डिवाइस वो इसी का पार्ट है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, मतलब एक ओवरऑल आइडिया आपको पता होना चाहिए कि अगर ये भारत 6G अलायंस हो रही है तो ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए। ठीक है, आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्लेसेस इन न्यूज़ की अलग वीडियो लेके आता हूँ मंथली बेसिस पे, एक एनवायरनमेंट की लेके आता हूँ और एक साइंस एंड टेक की लेके आता हूँ, है ना। मंथली बेसिस पे भी मैं वीडियोस लेके आता हूँ, जैसे पीआईबी की लेके आ रहा हूँ वैसे मंथली बेसिस पे भी लेके आता हूँ। तो इन तीनों को मैं मेनली कवर करता हूँ। कोर सब्जेक्ट में मैं आपका एंशंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कब वो कोर्सेज आएंगे। ठीक है, अभी क्या है, यूट्यूब पे ही होंगे वो। ठीक है, अभी क्या है कि जब साइंस एंड टेक आएगा ना तो उसमें भी मैं ये बोरोफिन बेस्ड ग्रीन लुब्रिकेंट को कवर कर दूंगा, पर अभी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है कि आपको पता है जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ कार के इंजन की बात नहीं कर रहे, हम बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्रीज में लगी होती है। अब क्या होता है कि आपको पता है जब मशीन्स वर्क करती है हीट भी होती है ना, हीट होने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, प्लस अगर प्रॉपर लुब्रिकेंट वहां पे नहीं हो, ठीक है, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि और हीट क्रिएट होगी, और आपको पता है जब आप एक मोटर को रन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एक जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और अगर वहां से लॉस देखने को मिल रहा है ना हीट में, तो फिर हीट एनर्जी लॉस हो रही है जिसकी वजह से जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं वो एफिशिएंटली हमारे तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि आपको पता है एनर्जी सिर्फ एक मतलब फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट कभी भी क्या है क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर वो हीट की फॉर्म में लूज कर रहे हैं मुझे, तो फायदा क्या है। तो इसीलिए वो हीट ना हो, फ्रिक्शन ज्यादा ना हो, उसके लिए लुब्रिकेंट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज ना करे कोई भी मशीन। ठीक है, तो इसीलिए एक बेटर टाइप का लुब्रिकेंट लाया गया है जिससे ये फ्रिक्शन कम हो जाए, एनर्जी लॉस कम हो, जो मशीन है वो स्मूथली रन करे। उसका नाम क्या है, बोरोफिन। अब ये बोरोफिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो हम पहले लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो टॉक्सिक हैं। बट ये जो बोरोफिन है, ये बोरोफिन एक्चुअल में बायोडिग्रेडेबल है, ये कम टॉक्सिक है। तो इस वजह से हम एक बेटर ऑल्टरनेटिव लेके आए हैं। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बोरोफिन बेस्ड लुब्रिकेंट, ग्रीन लुब्रिकेंट जो है, ये एक्चुअल में IASST गुवाहाटी ने डेवलप करी है। ठीक है, क्या करती है, 42% से जो फ्रिक्शन है उसे कम कर देगी। जब फ्रिक्शन कम होगी तो हीट लॉस कम होगा और एफिशिएंट हो जाएगी हमारी मशीन, है ना। तो इस वजह से एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ा देती है, और रेन्यूएबल कैस्टर ऑयल्स को भी इसमें यूज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो बोरोफिन है ना, बोरोफिन का जो मैं आपको समझाऊं, बोरोफिन का जो बेस है ना वो बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया है कि इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हमें मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि फ्रिक्शन 42% से कम हो जाती है, और क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उससे भी इंपॉर्टेंट बोरोफिन पता होना चाहिए। ठीक है, बोरोफिन क्या है, ये एक्चुअल में बोरोन एटम जो है उसका एलोट्रोप है। अब कुछ लोगों को एलोट्रोप समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है कार्बन आपने पढ़ा है ना, तो कार्बन के एग्जांपल से बताता हूँ। 10th क्लास तक सबने साइंस पढ़ी है, तो टेंथ क्लास की बुक्स में ये आपको देखने को मिला होगा कि जो कार्बन होता है उसके भी बहुत सारे आपको एलोट्रोप देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक डायमंड है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि है डायमंड भी एक टाइप का कार्बन ही है, पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अलग देखने को मिलेगी, है ना। वैसे ही एक टाइप का कार्बन ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट तो बहुत सॉफ्ट है, तो वो डायमंड जैसा हार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है ना। तो मतलब कि कार्बन के
डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, C60 हो गया, ये डिफरेंट टाइप के क्या है, ये डिफरेंट टाइप के एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। वैसे ही बोरोन के भी अलग अलग टाइप के एलोट्रोप्स हैं। उसमें से एक एलोट्रोप ये बोरोफिन है, उसमें से एक एलोट्रोप जो है ये बोरोफिन है। ये जो हार्ड वर्ड्स है ना, एलोट्रोप, ये सब, देखो अगर नहीं समझ में आता है तो क्या कर सकते हो, ये मान सकते हो कि बोरोन का एक टाइप है क्या, बोरोफिन। बोरोन का एक टाइप है बोरोफिन, मतलब समझ लो कि बोरोन का बच्चा है बोरोफिन, है ना। एक आदमी है, एक औरत है, उनके बच्चे चार हैं समझ लो। चारों बच्चों के करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, पर माँ बाप तो एक ही है ना। तो वैसे ही आप समझ लो कि इसके जो फादर हैं वो बोरोन है, बोरोन का ही ये बच्चा है बोरोफिन। ऐसे समझ लो, ज्यादा आसान है। देसी भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं भाई, अपना काम निकालना है, एग्जाम क्लियर करना है ना। किसी ना किसी तरीके से तो याद करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहे इतने साइंटिफिक नाम याद, तो भाई ऐसे याद कर लो, ठीक है। मैं तो दोनों तरीके से समझाऊंगा, ताकि जिसको साइंस अच्छे से आती है वो भी समझ जाए, जिसको नहीं आती है वो भी समझ जाए। ओके। तो क्या है कि ये जो बोरोफिन है ना, इसकी कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है। क्या क्वालिटीज है कि ये काफी ज्यादा हाई स्ट्रेंथ है इसकी। हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से क्या है कि एक अच्छे लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। मेटेलिक कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि जो हमारी मशीन्स है उनकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है। प्लस थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हाई टेम्परेचर्स के अंडर भी इसे यूज़ किया जा सकता है बोरोफिन को। तो देखो, हर चीज़ एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है मशीन्स के अंदर, जहाँ इन्हें लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, जो लुब्रिकेंट का वर्किंग मैकेनिज्म होता है कि आप उस लुब्रिकेंट को डाल रहे हो, वो इवनली हर जगह सेपरेट हो जाएगा, एक लेयर बना देगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। उसी लुब्रिकेंट की तरह ये काम करता है, पर ये बहुत बेटर है। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। फ्रिक्शन को 42% से कम कर देता है, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। पहले जो लुब्रिकेंट्स बनते थे वो पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट्स थे, ठीक है। दे वर नॉट बायोडिग्रेडेबल, बट ये जो बोरोफिन है, दिस इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन टॉक्सिक वेजिटेबल ऑयल से इसे बनाया जा सकता है, दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। और क्या है, ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन कम होगा, हीट लॉस कम होगा, वियर एंड टीयर कम होगा, तो मशीनरी की जो लाइफ है वो अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से अपकीप कॉस्ट का मतलब होता है, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। गाड़ी चलाने में आपको जो सर्विसिंग कॉस्ट आ रही है, वो आपकी अपकीप कॉस्ट है, कि मुझे ये गाड़ी को अगर चलाते रहना है, ठीक है, तो इसमें कुछ कॉस्ट लगेगी, दैट इज अपकीप कॉस्ट। वैसे ही एक मशीन को चलाते रहना है, अगर आप अच्छे लुब्रिकेंट्स को यूज कर रहे हो, वियर एंड टीयर कम हो रहा है, तो उसकी सर्विसिंग भी कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला गया कि अपकीप कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं करना। देखो, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। वॉट यू हैव टू डू इज, आपको कमेंट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे, मुझे पता चलेगा, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, उस चीज़ को क्लियर कर पाऊंगा। अगर कोई भी टॉपिक बहुत बड़ा होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे कवर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। बट थोड़े एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से डालने पड़ेंगे, बाकी एफर्ट्स मैं डाल दूंगा, ठीक है। बट कमेंट जरूर करना और बताना भी कि क्लास कैसी लग रही है। अब देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमने अपने देश में पहला इंडिजीनियस एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन बना दिया है, ठीक है। जिसकी जो थ्रस्ट क्लास है, एक टाइप की जो पावर है, वो 350 kg की थ्रस्ट क्लास है। अब आप कहोगे, ठीक है, कि ये क्या है, देख लो क्या है। ये है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त लग रहा है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसको एक्चुअली बहुत जगह यूज़ किया जाएगा, जेट्स में, यूएवीज में, ठीक है। कैसे यूज़ किया जाएगा उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। अब लिखा है इंजन है, तो इंजन के रूप में ही किया जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, अभी देख लेते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। द ओनली रीजन इज दिस, कि पहला है भाई। और जब भी कोई चीज पहली होती है ना, उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो क्या है, ये पहला इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मीन्स कि हमारे देश के अंदर जो चीज बनी है, 80% ही हमारे देश के अंदर बना है, हमारे देश के अंदर की चीजों से बना है, जो मटेरियल यूज किया गया, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेंडेबल टर्बो जेट इंजन, जिसकी थ्रस्ट क्लास क्या है, 350 kg। किसने बनाया है, जीटीआरई ने इसको डेवलप किया है। किसने किया है, जीटीआरई ने इसको डेवलप किया है। ये किसके अंडर वर्क करके इसने डेवलप किया है, डीआरडीओ के अंदर वर्क करके
वर्क करके इसने इसे डेवलप किया है। और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? इसको मैन्युफैक्चर किया है आजाद इंजीनियरिंग ने, जो हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी। ठीक है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। किसने बनाया? जीटीआरई। किसने मैन्युफैक्चर किया? सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है, कहाँ पर यूज किया जाएगा ये पता होना चाहिए बस। क्रूज मिसाइल्स में आप इसे यूज कर सकते हो। लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में इसे यूज किया जा सकता है। सिंगल यूज स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम में इसे यूज किया जा सकता है। तो ये जगहें हैं जहाँ पे इसे यूज किया जाएगा। मेनली यही चीजें पूछी जाती है, यही चीज हम कवर करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे और बहुत कम नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देख लो एक और बार। मजा आ गया मुझे तो देख के, इसलिए मैंने इमेज ऐड करी थी। ओके, सो अभी क्या है रिसेंटली, ये ना मैंने क्यों ऐड किया, NIELIT एंड SCL मोहाली ने कोलैबोरेट किया टू मेक इंडिजीनियस 1.2 म्यूएम प्रोसेस डिजाइन किट अवेलेबल ऑन ई चिप हब। अब मुझे ऐसा लगा ना कि ये तो चलो इन्होंने अवेलेबल करा दिया, कोलैबोरेट कर लिया, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, बट ये ई चिप हब क्या है ये ना पता हो तो फायदा क्या है। ठीक है, तो ई चिप हब जो है वो एक नेशनल लेवल का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जहां पर सेमीकंडक्टर्स के डिजाइन के बारे में चीजें आपको मिलेगी, है ना। तो ये ई चिप हब है, इसको क्या है मैनेज कौन करता है? NIELIT। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो। ये किसके अंदर अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, जो हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंडर इस ई चिप हब को बनाया गया था, जो क्या है? नेशनल एडिटेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि चिप है ना, आपको पता है किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी मांग बढ़ रही है। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे हम सेमीकंडक्टर्स की जो हमारी डिपेंडेंस है किस किस के ऊपर है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान के ऊपर है हमारी, है ना। तो उसके ऊपर की जो हमारी डिपेंडेंस है उसे हम कम करें। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि जो चिप डिजाइन है उसको कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए, जो टेक्नोलॉजीज सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है उसे कैसे सब तक पहुंचाया जा सके। हमारे लोकल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें फॉस्टर करी जा सके, एनहांस करी जा सके, इंक्रीज करी जा सके। जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ट्रेन किया जा सके चिप डिजाइनिंग में। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ताकि क्या हो, आपको पता है कि आपने R&D कर ली, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, बट अगर आपके पास वर्कर्स नहीं है जो काम कर पाए, फिर आप क्या करोगे? क्या बाहर के देश के लोगों को बुलाओगे? फायदा क्या हुआ? तो अगर आपको नई इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर रहे हो तो आपको यंग प्रोफेशनल्स ऐसे चाहिए जो उस इंडस्ट्री में काम करने लायक हो, उनके पास वो स्किल हो, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाए। ठीक है, दिस इज दी ओनली थिंग जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बस मैंने इसे ऐड किया था ई चिप हब की वजह से कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है, ये जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है डायरेक्टली आएगा भव्य रसायन क्या है। अगर आपको नहीं पता ये किससे रिलेटेड है तो काम खत्म हो गया वहीं पे। आपको पता होना चाहिए क्या। ये भव्य रसायन स्कीम जो है ये एक्चुअल में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया भाई पेंटाप को, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक इट। स्कीम है, देखो अभी चल जा रहा है, फिर पता नहीं क्या हो जा रहा है। छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी जो इम्पोर्टेंट चीजें उन पे महत्व देते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भव्य रसायन स्कीम जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है कि तीन, कॉल आ रही है, कोई बात नहीं, काट देते हैं, बाद में देख लेंगे। तीन डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इसका ये मोटिव है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, स्कीम कब से कब तक की है? 2026-27 से लेके 2030-31 तक की। ठीक है, सेंटर जो ग्रांट करेगी वो 1,000 करोड़ तक करेगी पर पार्क। तभी यहाँ पर क्या कॉस्ट है? 3,000 करोड़। 1,000, एक
पाक के लिए 1000, दूसरे पाक के लिए 1000, तीसरे पाक के लिए। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अगर डिसाइड हो जाता है कहाँ कहाँ पे तीनों पाक बनेंगे तो आई विल डिस्कस इट। बट अभी सिर्फ इतना बोला गया है, 3 पाक डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स को बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि इसको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझ लो कि 200 एकड़ की मिनिमम जमीन होनी चाहिए एंड इट शुड बी एनकम्बरेंस फ्री, मींस कि कोई भी उस पर लोन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्लस यूटिलिटीज जो है यहाँ पे जो होनी चाहिए वो कौन कौन सी है, स्टीम जनरेशन, सॉल्वेंट रिकवरी, डिस्टिलेशन प्लांट्स, इंटरकनेक्टेड इंडस्ट्रियल पाइपलाइंस, केमिकल पार्क पार्क बोला गया ना, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पानी पी लेता हूँ बस, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या है कि इंडिया ने पहली, जब भी पहली आ जाए तो समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने पहली एक अपनी अप्रूव्ड टेट्रावेलेंट लाइव एट्यूनिएटेड डेंगू वैक्सीन बना ली है। ठीक है, नाम क्या रखा, क्वेडेंगा। क्या रखा, क्वेडेंगा, या फिर TAK003। अब दो चीजें आपको देखने को मिली, टेट्रावेलेंट क्या है, देखो होता क्या है, जो डेनवी यहाँ पे लिखा गया ना, डेनवी, ये डेनवी क्या है बता देता हूँ, डेंगू वायरस। डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस के भी 4 सेरोटाइप्स होते हैं, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4। होता क्या है कि अगर मान लो कि डेनवी 1 के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई है तो जरूरी नहीं है वो डेनवी 2, 3, 4 पर भी काम करे। अगर डेनवी 4 के लिए बनाई गई है तो जरूरी नहीं है वो डेनवी 1, 2, 3 के लिए भी काम करे। लेकिन जो ये कोडेंगा बनी है, ये इस तरीके से बनाई गई है कि डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4, मतलब कि डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 और डेंगू वायरस 4, दो चारों के लिए क्या है, चारों के लिए इफेक्टिव। ठीक है, चारों पर ये वर्क करेगी। ठीक है, किसने डेवलप की है, टकेडा, टकेडा, टकेडा। ठीक है, अब क्या याद रखना है कि इसमें होगा क्या कि 2 डोज लगेंगी 6 महीने, सॉरी 3 महीने के गैप में, 3 महीने के गैप में 2 डोज लगेगी, मतलब 6 महीने के अंदर आपको जो डोज है आपकी पूरी खत्म हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, एक चीज आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्री वैक्सीनेशन ब्लड स्क्रीनिंग करवानी है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है तो आप नहीं लगवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि किसी को डेंगू हुआ है तभी वो लगवाए, इसको कभी भी लगवा सकते हैं, लगवाई जा सकती है। बाकी भाई डॉक्टर से पूछ लेना, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट इन एनी वैक्सीन, तो फिर इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, बट जो सरकार बोल रही है वो बता रहा हूँ। CDSCO जो है, ठीक है, उसने इसे अप्रूव किया है। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसके अंडर इस वैक्सीन को ऐड किया गया है। ठीक है, जो डेंगू है एक्चुअल में किसकी वजह से होता है, एक फ्लैवी वायरस है उसकी वजह से होता है। और वो कौन है, वेक्टर कौन है, कौन इसे लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इट इज एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4, चारों सेरोटाइप्स के लिए इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, लाइव एट्यूनिएटेड है, डेंगू वैक्सीन है। ठीक है, मतलब क्या है, होता क्या है, जब भी कोई वायरस होता है उसकी आउटर लेयर से, ठीक है, क्या किया जाता है, उस वायरस का एक पार्ट निकाला जाता है। ठीक है, उसको फिर बॉडी में डाला जाता है। देखो बीच के प्रोसेस में बहुत सारी चीज होती है, पर देसी भाषा में बता रहा हूँ, बॉडी में डाला जाता है क्योंकि वो वायरस इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो पार्ट जो है वायरस का इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो वो हमारी बॉडी में जब आता है तो आपको 1-2 दिन बुखार होगा, क्या किसी किसी को नहीं भी होता है। तो क्या होता है, वो बुखार क्यों होता है कि ना उस टाइम पर जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करना शुरू करती है, उसको समझ में आता है कि कोई पैथोजन ऐसा आ गया है जो हमारी बॉडी के लिए नोन नहीं है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तो हमारी जो एंटीबॉडीज है एकदम से एक्टिव होती है, लड़ रही होती है, हमारी जो बॉडी है वो बर्नअप होती है, इस वजह से फीवर होता है। ठीक है, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इस वजह से वो उसे मार देती है। अब आप बोलोगे वाई वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, क्यों ऐसा किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि ना पहली बारी जब हमारी बॉडी को पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या होता है जो एंटीबॉडीज क्रिएट होती है वो अपनी पेट से क्रिएट होती है।
अब जब बॉडी को पता चल गया कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, तो अगली बार अगर वो डेंगू वायरस हमारी बॉडी में आता है, तो जो हमारी बॉडी है वो जल्दी रिएक्ट करती है और एफिशिएंटली रिएक्ट करती है। ठीक है, लाइक अगर मतलब कि आप इस वर्ल्ड में देखें, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वाले वर्ल्ड से बाहर निकल के दूसरे वर्ल्ड में देखें, आप देखो, समझ लो कि कोई भी हमारा एनिमी नेशन है, वो हम पे अटैक करता है। वो अटैक इतना स्ट्रांग नहीं है, पर एक नए तरीके का अटैक है। तो हमें टाइम लगा, पर हमने क्या किया, हमने उसको खत्म कर दिया, हमने उसको टैकल कर लिया। बट अब हमें पता चल गया कि ये भी एक तरीका है जिससे अटैक हो सकता है। तो अगली बार जब वो उसी तरीके से अटैक करेंगे, लेकिन चाहे वो पावरफुल भी हो, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया ये एक वे है जिससे अटैक हो सकता है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर है। ऐसी हमारी बॉडी करती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा बहुत रिलेट करता है, तो आपको शायद समझ में आए ज्यादा आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर लॉन्चेस दिशा 2.0। ठीक है, अब ये दिशा क्या है, दिशा 2.0 क्या है? क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, दिशा क्या है? ठीक है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे देश में क्या है, आपको पता है कि लीगल एड दी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं है, उतनी एजुकेशन नहीं है कि उन्हें समझ में आए कि कैसे मैं मतलब जस्टिस अवेल कर पाऊँ, जस्टिस मतलब मुझे मिले। नहीं पता बहुत सारे लोगों को। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने बहुत सारे तरीके निकाले। उसमें से एक तरीका क्या है, दिशा। ठीक है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, उसके अंडर ये स्कीम आती है। दिशा 1.0 पहले निकल गया था, अब दिशा 2.0 लेके आए हैं 2026 से 2031 के लिए। इसमें क्या किया जाएगा, पहले जो हमें मतलब तरीके प्रोवाइड करे गए थे आसानी से लीगल एड पाने के, उनको और ज्यादा एनहांस किया जाएगा, उन्हें और ज्यादा प्रॉपर बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है, पहले आपने टेली लॉ देखा होगा। टेली लॉ क्या है, ये प्री लिटिगेशन एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, न्याय बंधु हो गया, ऐसे ही न्याय सेतु चैटबॉट हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब बताते हैं। तो उसी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, इसको डिजिटल लेवल पर जैसे लीगल एड हमारे तक पहुंचाई जा सके, उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उसे और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए ये दिशा 2.0 को लेके आई। ठीक है, याद क्या रखना है कि बस दिशा 2.0 है किससे रिलेटेड, आपको याद रखना है डिजिटल लीगल एड से रिलेटेड है, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए दिशा 2.0। फिर कहीं आ जाएगा ना जब ऑप्शन में, दिशा 2.0 इज रिलेटेड टू कि इंक्लूसिवनेस क्रिएट करनी है बैंकिंग सेक्टर में, या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है, या फिर आर्मी से रिलेटेड कुछ है, तब कंफ्यूज हो जाओगे कि दिशा, यार दिशा तो सबसे रिलेट कर रही है, दिशा तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो तब याद रखना है कि डिजिटल लीगल एड से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी चीज है, एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। देखो, ये तो आपको पता होगा, आर्टिकल 14 क्या है, वेरी सिंपल। आर्टिकल 21 क्या है, वेरी सिंपल। आर्टिकल 39A क्या है, वेरी सिंपल। सब लीगल एड, 39A तो मेजरली लीगल एड से रिलेटेड है। ये इनके तो बहुत ज्यादा वाइड डेफिनेशन है, बहुत वाइडली रिलेट कर सकते हो बहुत सारी चीजों से। बट 39A तो लीगल एड से ही रिलेटेड है। बट ये SDG 16 किससे रिलेटेड है भाई साहब? टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें से 16वां जो है वो किससे रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, यही वो क्वेश्चन है जो मैं बीच बीच में पूछता हूँ। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कौन कितना पढ़ रहा है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है? वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे एक्चुअली अभी ही लॉन्च किया गया, बट एक सब स्कीम की तरह लॉन्च किया गया। सब स्कीम का मतलब क्या है कि एक बड़ी स्कीम है, उसके नीचे एक छोटी स्कीम है, उस स्कीम का पार्ट है ये छोटी स्कीम। तो वो बड़ी स्कीम कौन सी है? वो है DNRLM, जिसकी फुल फॉर्म है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। किसके अंदर आएगी? रूरल लाइवलीहुड से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाएगा, जो लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स को बिजनेस बनाने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट कैसे करेंगे? एडवाइस भी देंगे, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बट किसको? नॉन फार्म बिजनेसेस को।
ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहीं पर वो घुमा देंगे, यहीं पर वो लिख लिख देंगे फॉर नॉन फार्म एंड फार्म रिलेटेड बिजनेसेस। यही आपको याद रखना है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर नॉन फार्म बिजनेसेस। क्योंकि हम चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकलकर बाहर आए और कुछ ऐसा मतलब कि बिजनेस करे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना हो। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो मतलब कि लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं, उनमें ही उनके पूरे जॉब छुपी हुई है, वो वहां से निकलकर किसी और बिजनेस में घुसे। तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है, तो याद रखना नॉन फार्म बिजनेसेस को। ठीक है। अब इससे क्या होगा, वही जो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर जो है उस सेक्टर में जो जॉब प्रेशर है वो कम होगा। अब आपको पता है मेनली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें हमेशा से जो प्रायोरिटाइज किया गया है वो वुमेन को किया गया है। तो ऑब्वियसली जब ये सब स्कीम है तो इसमें वुमेन को ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा मेनली, प्लस इसमें और लोगों को भी किया जा रहा है, जैसे यूथ हो गया एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो गया, इनको तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। फिर इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो लोकल फील्ड मेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यू नीड अ मेंटर। आप अकेले नहीं चल सकते हो। या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर आप बहुत ही ज्यादा IQ EQ दोनों आपका इतना हाई है कि आप खुद ही समझ गए कि कैसे काम करना है। नहीं तो देखो, मैं ज्यादातर लोगों की बात करता हूँ, वो जो 1% है, 2% 3% है, उनकी बात नहीं करता। ठीक है, बट मेंटोर इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसलिए लोकल फील्ड पे मेंटोर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो ट्रेन करेंगे उन लोगों को जिनको ये मतलब कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, ताकि वो एक राइट डायरेक्शन में काम कर पाए। मेंटोर एक कंपास की तरह होता है ना। कंपास की जरूरत पड़ती है ना जब आप खो जाते हो कहाँ जाना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहाँ जाना है। वैसे ही मेंटोर जो होता है, एक टीचर होता है, वो इसी की तरह काम करता है। ठीक है, वो एक कंपास की तरह काम करता है। वो आपको दिखाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, एंड दैट इज द राइट डायरेक्शन। अब आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सपोर्ट सर्विसेज तो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी ब्लॉक लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, फिर यार देखो, कुछ भी स्टार्ट करना है फंड चाहिए ना, सीड कैपिटल चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था सीड कैपिटल क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। ये ट्री है, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ जो हमेशा याद रहे। ये ट्री है, मैंने आपको बोल दिया आज से 10 साल बाद आपको एक बहुत ही मतलब कि अच्छा पेड़ आपके पास होना चाहिए। आप क्या करोगे, एक अच्छा सीड ढूंढोगे, वो सीड लगाओगे, उसको नर्चर करोगे, उसको नर्चर करोगे, तभी जाकर वो एक बहुत ही what the hell, तभी वो क्या करेगा, एक अच्छा पेड़ बन पाएगा, है ना। तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए अपने आसपास। वैसे ही सीड कैपिटल होती है, जब कोई भी एक बिजनेस बिजनेस नहीं है बट एक आइडिया है, उसको फंड चाहिए, उसको एक पेड़ बनना है, बड़ा पेड़ बनना है, तो उसको कुछ फंड्स की जरूरत है। तो जो फंड्स इनिशियल फेज में प्रोवाइड करे जाते हैं टू मेक एन आइडिया बिजनेस, तो उसको बोला जाता है सीड कैपिटल या फिर देसी भाषा में लोन। ठीक है, उसको और अच्छा वर्ड दे दिया है सीड कैपिटल, कि मुझे सीड कैपिटल चाहिए। अब आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, ठीक है, जब भी आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, जो भी जो ऑफिसर बनना चाह रहा है वो ऑफिसर बन गया, फिर वो चाहे 20 साल बाद 25 साल बाद, नहीं यार आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, और फिर उसके बाद वो जाए और अपने दोस्तों को बताए, नहीं यार आई एम लुकिंग फॉर सीड कैपिटल नॉट लोन्स, है ना। तो सोचो, आसपास के लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई मांग तो पैसा ही रहा है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से मांग रहा है। तो आज से आप भी लोन्स को सीड कैपिटल बोलना। ठीक है, तो ये एक डेडिकेटेड फाइनेंशियल पूल यहाँ पे बनाया जाएगा, मतलब कि बहुत सारे लोग आके पैसा इकट्ठा करेंगे, इन पर पैसा लगाएंगे, सीड कैपिटल लगाएंगे, ताकि वो एक सीड से पेड़ में कन्वर्ट हो पाए वो बिजनेस, है ना। यही बात यहाँ पे बोली गई है। इससे सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस क्या है, और देखो यूपीएससी रेलेवेंस लिखा है बट पीसीएस के लिए भी है, तो ऐसा मत सोचना पीसीएस वालों के लिए नहीं है। सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा, है ना, जब आप हेल्प कर रहे हो यूथ को, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो, विमेन को हेल्प कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या है, सोशल इंक्लूजन बढ़ेगा। देन विमेन एम्पावरमेंट, जैसे मैंने बताया विमेन को हेल्प कर रहे हो, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। डिसेंट्रलाइज मॉडल पे ये काम करता है। ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो लोकल रेलेवेंस रखेगी। ऐसा नहीं है कुछ थोप दिया जाएगा कि यही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, पानी पी लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
अब देखो इस चीज को समझना है, हो क्या रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, जैसे अभी तक आपने देखी। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि बस यही पढ़ना है, ये फैक्ट पढ़ना है, या ये पर्टिकुलर चीज ही पढ़नी है, ठीक है। वो मैं पॉइंटर्स के रूप में ऐड करता हूँ हर जगह। अब पीआईबी में तो मैं पॉइंटर्स नहीं डाल सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लास्ट के जो अब 5 से 6 पेजेस आएंगे, इसमें सिर्फ पॉइंटर्स हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें करनी है, हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना। लाइक वत्सल्य पोर्टल आया, डायरेक्टली पूछा जाएगा वत्सल्य पोर्टल किससे रिलेटेड, ठीक है। अभी इससे पहले दो पोर्टल हुआ करते थे, ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया, ठीक है। ये क्या करते थे, जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है ना, वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा खो गया है, ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए, ठीक है, क्या क्या चीजें करी जा रही है, आप यहाँ पे जाके ट्रैक कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन कैसे किया जा रहा है, ये भी ट्रैक कर सकते थे। इन दोनों ट्रैक चाइल्ड प्लस खोया पाया, दोनों को अब इंटीग्रेट कर दिया गया है, मिला दिया गया है, और एक नया पोर्टल बनाया गया है, मिशन वत्सल्य पोर्टल, जिसमें इन दोनों पोर्टल को मिला दिया जाएगा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर अंडर काम करेगा, ऑब्वियसली चाइल्ड से रिलेटेड है इसलिए, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। इसी के अंदर आपको 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन से रिलेटेड जो भी डेटा है वो भी देखने को मिलेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डेटाबेस है वो भी देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ही क्या है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल है ये, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है क्योंकि यार देखो, एक बड़ी न्यूज़ है मंथ की, तो इसलिए ऐड किया है, बट इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे लिखता हूँ, उधर मेरी इमेज आ जाएगी, कि ये 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब देखो अच्छे से चल गए, बाजीगर। तो 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर हुई, अगर टीसीएस में या डिफेंस में पूछ लिया जाए ना डायरेक्टली, तो याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको पता है डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर बट सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, नॉट एवरीथिंग, ओनली सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। लाइक ये अगर पूछ लिया जाए कि कुशा क्या है, कुशा क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। याद रखना किसने बनाई, डीआरडीओ ने बनाई। किसने लॉन्च किया, डीआरडीओ ने किया। कहाँ से किया, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और इसमें कुछ याद रखना है नहीं, बस इमेज देख लेना और मजे कर लेना, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी थी, कहाँ से किया है, किसने बनाया, किसने किया लॉन्च, और क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही दो है बस डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन 5 दिनों में जो इंपॉर्टेंट लगी मुझे। अभी रिसेंटली कहते को ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दिस इज द सेकंड नॉट द फर्स्ट, ठीक है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ गिविंग यू इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ बस। आईएनएस मालवन जो है वो क्या है, एक माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। कौन सी, माहे क्लास। कहाँ पर किसके लिए ये बनाई गई है, ये बनाई गई है इंडियन नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। इंडिजीनियसली डिजाइंड है, 80% जो इसमें सामान यूज किया गया है, जो बनाया गया है इसे, वो इंडिया के अंदर किया गया है, इसलिए इसे इंडिजीनियसली बोला जा रहा है, ठीक है। किसने बनाया है, सीएसएल ने। सीएसएल क्या है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, इसने इसे बनाया है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अभी क्या है ना, रक्षा मंत्री ने फ्लैग इन किया है, फ्लैग आउट नहीं किया। मतलब कि एक एक्चुअल में एक जिसे हम कहते हैं कि इंडियन आर्मी का व्हीकल वेसल है, जिसका नाम है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, एक जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। हुआ क्या, ये जो समुद्र प्रदक्षिणा है, जो इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल है,
ये एक्चुअल में कहाँ गया था, ये सरकम नेविगेशन के लिए गया था। ठीक है, ये सेल कर रहा था अराउंड 3 ओशंस। आपको मुझे बताना है वो 3 ओशंस कौन से हैं, तीन नहीं सॉरी 4 ओशंस। 4 ओशंस, ये 4 ओशंस कौन से हैं जहां पर ये गया था, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जब अपना 314 डे का पूरा ये सरकम नेविगेशन करके वापस आ गई ये शिप, ठीक है, तो इसको फ्लैग इन किया रक्षा मंत्री ने, विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि ये पहली ऐसी ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन थी, फर्स्ट एवर प्लस विमेन, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राई सर्विस, कौन कौन सी ट्राई सर्विस है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। क्या इंडियन कोस्ट गार्ड इसका पार्ट था? नहीं। मैं लिख देता हूं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहली थी, दिस इज द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट। नाम क्या था? समुद्र प्रदक्षिणा। किसका वेसल था? इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल था। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 4 ओशंस कौन से आप मुझे बताएंगे? ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डेटा इंपॉर्टेंट है जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज शिप रिसाइकलिंग रैंक। आपको वैसे मैंने प्रीवियस मंथ्स की जब करंट अफेयर्स करवाई थी, ठीक है, जब मैं सिविल सर्विसेज 2026 के लिए पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये डेटा दिया था। फिर से दे देता हूँ। 2013-14 में भी जो शिप की रिसाइकलिंग करी जाती है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें इंडिया पहली रैंक में था। इस साल भी पहली रैंक में है, और हमारा एम 2030 का भी यही है कि हम पहली रैंक पे रहे। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज याद रखनी है कि हम कौन सी रैंक पे, फर्स्ट पे। जिन जिन चीजों में हम फर्स्ट रैंक में वो आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर द डे, NFHS 6 का डेटा आया था, आपको पता है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया कि NFHS 5 और NFHS 6 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी जिसके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन लेके आया, वो कौन सी है कि सबसे पहले तो जो NFHS 6 है उसने इम्प्रूवमेंट शो करी है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स में अक्रॉस द कंट्री। हम कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं कि कैसे जो मैटरनल हेल्थ है और जो चाइल्ड हेल्थ है उसको हम इंक्रीज कर सकें। तो वहां पर यहाँ पर पॉजिटिव हमें जो है कि ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिला। NFHS 6 जो है उसने एक और चीज बताई कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं अडल्ट के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे ओबेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा भी होगा, ओबेसिटी वाला डेटा मैंने पढ़ा था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है। ओवरवेट, यस ये रहा। कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो 30% से बढ़ गए हैं। जैसे ओबेसिटी की यहाँ पे बात करी गई है, 30.7% केसेस विमेन में बढ़ गए हैं, 27.3% मेन में बढ़ गए। तो मतलब कि जो ओबेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, मोटापा है बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं हर किसी से कहता हूँ जो भी मेरी क्लास देखता है कि अपने दिन में, ठीक है, 24 घंटे में से आप 8 घंटे सो जाते हैं, आपके पास 16 घंटे बचते हैं, 16 घंटे में से आप 10 घंटे पढ़ लेते हैं, आपके पास तब भी 6 घंटे बचते हैं। 6 घंटे में से 3 घंटे आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रह लेते हैं, फिर भी आपके पास 3 घंटे बचते हैं, उसमें से 1 घंटा एक्सरसाइज को दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आपका शरीर खुश नहीं है। ये इस बात को याद रखना, आप ऑफिसर बन जाओ, आप इंडिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, इफ यू आर नॉट फिट यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, ये याद रखना। ब्लड शुगर लेवल में भी इंक्रीज देखने को मिला, हाइपरटेंशन में भी इंक्रीज देखने को मिला। जब बॉडी फिट नहीं है तो हाइपरटेंशन तो इंक्रीज होगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो कहीं पर भी आप किसी भी फेज में हो सकते हो, आप बहुत मोटे भी हो सकते हो, आप बहुत पतले भी हो सकते हो, आप फिट भी हो सकते हैं, बट आपका गोल होना चाहिए टू बी फिट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपके 6 पैक्स होने चाहिए, एब्स होने चाहिए,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट एटलीस्ट आप 5 किलोमीटर एक साथ रन कर पाओ, इतनी तो कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही था। अब यही सेम लेक्चर आपको एक हफ्ते बाद फिर से देखने को मिलेगा, जिसमें हम अगले 5 दिन कवर करेंगे, 27 से आगे 5 दिन कवर करेंगे। ज्योग्राफी के लेक्चर्स मैं लेके आने वाला हूँ, तो बी कनेक्टेड, यहाँ पर आप कनेक्टेड रहो। भाई पढ़ ले के टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कब कौन सी क्लास आने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जुड़ जाओ। प्लस जैसे भी अभी क्योंकि मंथ एंड आने वाला है, 3 ही दिन बचे हैं। ठीक है, तो अब आपको महीने वाली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगी, प्लेसेस एंड न्यूज, एनवायरनमेंट की एंड साइंस एंड टेक की। तो आप उसे भी फॉलो कर लेना। नहीं कवर करी है पिछले महीने की, तो पिछले महीने की जाके देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि चैनल पे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।